हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन मार्केट में सिर्फ दो तरीके के लोग थे जिनका आज के दिन एक तो पैचअप हुआ है और दूसरों का हुआ है ब्रेकअप। लेकिन आज के दिन 100 में से या 1000 में सिर्फ एक ही बंदे का हुआ था पैचअप और बाकी 999 का हुआ था ब्रेकअप। और वहां पर उन्होंने तो गाए हैं सैड सॉन्ग्स। और जिनका पैचअप हुआ उन्हें तो बस ऐसे लगाओ कि खुशी के मारे ही हार्ट अटैक आ जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ एक ही रीजन, विंसोल इंजीनियरिंग आईपीओ। यहाँ पर आज के दिन उस आईपीओ में हमें सीधा सीधा अगर मैं अमाउंट में बात करूं तो एक लोट के मगर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग प्राइस के ऊपर 4,64,000 रुपीज का सीधा सीधा प्रॉफिट, 400% के करीब का हमें वहां पर मुनाफा होते हुए देखने को मिला है। और उसके बाद ऊपर से अपर सर्किट, और वहां पर तो उस मुनाफे को चार चांद लग गए जब अपर सर्किट लग चुका था। तो जिन भी लोगों को विंसोल आईपीओ मिला उन सभी को बहुत बहुत कांग्रेट्स। आप सभी काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं, आई नो। लेकिन उन लोगों को जलाइएगा मत जो आपके साथ आपके दोस्त वगैरह होंगे जो आईपीओ अप्लाई किए होंगे और उनको मिला नहीं होगा, वरना उनकी तो सुसाइड वाली नौबत भी आ सकती है। सेम सिनेरियो मेरे फ्रेंड सर्कल में ही भी हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया ये पॉइंट। बाय द वे आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन, मार्केट की नीयत, और वहां पर होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और होने वाले हैं तीन तीन एसएमई आईपीओ की कल के दिन फाइनल डेट। तो वहां पर क्या रहेगा पर्सनल डिसीजन और उनकी रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क फैक्टर एंड आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग गेन। तो दोनों पर्सपेक्टिव से उन आईपीओ की हम रैंकिंग देखेंगे, और साथ ही साथ कल के दिन होने वाली चार चार आईपीओ की लिस्टिंग, जिनमें से दो मेन लाइन आईपीओ और दो होने वाले एसएमई आईपीओ। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो डीआईए ने 3500 करोड़ की बाइंग करी है और वहीं पर एफआई ने 4065 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर सेलिंग साइड का होने वाला है। अब अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं तो कल के दिन होने वाले तीन तीन आईपीओ क्लोज, वेरिटास एडवर्टाइजिंग, मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज एंड एबीएस मैरिन सर्विसेज। इंडियन एमल्सीफायर परसों को क्लोज होगा तो हम इसे आज के दिन डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बट अगर मैं तीनों आईपीओ में रैंकिंग की बात करूं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए मैं रैंकिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इन सभी के साथ। फिर भी यहाँ पर एबीएस मैरिन पहले नंबर पर, सेकंड पर मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज, वेरिटास आएगा थर्ड नंबर पर। ये तो है हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए सभी आईपीएस के काम, फंडामेंटली फाइनेंशियल सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। बट अगर मैं लिस्टिंग के माइंडसेट से बात करूं कहां पर हमें लिस्टिंग ज्यादा देखने को मिल सकता है जो ऑलमोस्ट जीएमपी के बेस पर होते हैं, तो वहां पर एबीएस पहले पे, सेकंड पे आ जाएगा वेरिटास और थर्ड पे आ जाएगा मनदीप ऑटो इंडस्ट्री। तो दोनों पर्सपेक्टिव से हमने इनकी रैंकिंग को डिस्कस कर लिया है। बट अगर मैं बात करूं तीनों ही आईपीएस में मेरे फाइनल डिसीजन की, तो मैं तीनों ही आईपीएस को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं एज पर डिस्कस इन अवर रिव्यू वीडियो। अगर आप लोगों ने नहीं चेक किया है तो आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा और आपको पता लग जाएगा कि क्यों मैं इन तीनों आईपीएस को अप्लाई करने वाला हूँ। और ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। आपको अपने रिस्क फैक्टर और माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लेना चाहिए। और अगर हम प्रायोरिटी वाइज बात करते हैं, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता, तो आपको अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग अपनी रैंकिंग बनानी पड़ेगी। जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में रैंकिंग बताई है वो मैंने आपको दोनों माइंडसेट के अकॉर्डिंग बता दी है। अब आप एक बार खुद से इन तीनों आईपीएस को स्टडी कर लीजिएगा, दिक्कत आए तो हमारी रिव्यू वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद अपना कोई डिसीजन बनाइएगा। अब अगर हम बात करते हैं आईपीएस की लिस्टिंग की, तो पर्सनली मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आधार हाउसिंग फाइनेंस का ही अलॉट हुआ है, उसके अलावा मेरे को कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। टी गिफ्ट एग्री बिजनेस ने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया जब मुझे ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ था। बाय द वे अगर हम बात करते हैं सभी आईपीएस में लिस्टिंग स्ट्रेटजी की, तो अगर मैं सबसे पहले एसएमई आईपीएस की बात करूं, टी गिफ्ट एग्री बिजनेस और सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स, तो हर एसएमई आईपीओ में मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटजी सेम रहती है कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आधा रह रहा है। मेरा काम था लिस्टिंग लेना, मैंने लिया, बात खलास हुई, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। और ऐसा रीजन क्यों है, ऐसा रूल क्यों है, तो वहां पर हमें जनरली सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। हालांकि हमें आज तीनों आईपीएस में जो तीन एसएमई आईपीएस लिस्ट हुए तीनों में अपर सर्किट देखने को मिल चुका था। बट क्या कौन सा सर्किट लगेगा
किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है कि वो कौन सा सर्किट लगाती है और क्या लगना कंफर्म है, कोई भी कंफर्म नहीं है। बट हाँ, मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पर सर्किट देखने को मिल जाते हैं। तो बस इस सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैं इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अपर सर्किट में हमें दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि आज के दिन अगर किसी ने बुक नहीं किया तो उनका प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज होता जा रहा है, बट वहीं पर अगर लोअर सर्किट लग गया तो जिस अमाउंट से वो इंक्रीज हो रहा है तो ऑलमोस्ट उसी अमाउंट से वो डिक्रीज भी होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वहां पर टेंशनें होनी शुरू हो जाती हैं। बस इन्हीं रीजंस की वजह से मैं इसके सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और मैं लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाता हूँ। यही मेरा रूल होता है एसएमई आईपीओ में। आप लोग अपने रूल्स, अपने रिस्क फैक्टर और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही बनाइएगा, और साथ ही साथ जिन जिन लोगों को जो जो आईपीओ अलॉट हुआ है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और स्पेशली टी गिफ एग्री बिजनेस, जब हमने इसकी डिस्कशन करी थी आईपीओ की रिव्यू वीडियो की, तब तक तो क्या लास्ट डे पर भी इसका जीएमपी 0 था, और आज के टाइम पर 75% का जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी को ध्यान से देखो, कंपनी का काम देखो, कंपनी के फंडामेंटल देखो, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखो, उसके बेस पर आप देखो कि कंपनी कैसी है, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। आई नो अगर आप स्टार्टिंग करो तो आपको धीरे धीरे टाइम के साथ एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा, तो वहां से आपको काफी ज्यादा हेल्प होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं कभी भी जीएमपी के बेस पर नहीं जाता हूँ, हमेशा कंपनी के ऊपर जाता हूँ कंपनी कैसी है। क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं हमेशा ही सही रहूंगा, मैं भी गलत होता हूँ और बहुत बार हुआ भी हूँ। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर हम हमारी स्टडी को प्रॉपरली करते रहते हैं तो वहां पर हमारे प्रोबेबिलिटी सही होने की ज्यादा हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे मेनलाइन आईपीओ की, तो अगर मैं टीवीओ टेक आईपीओ की बात करूं तो इसमें तो मेरा प्योरली माइंडसेट होने वाला था लिस्टिंग गेन का, और यहाँ पर मैं पूरा का पूरा इमीडिएटली बुक करने की कोशिश करता लिस्टिंग होते ही। अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, ये मेरी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी। ज्यादा से ज्यादा मैं 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करके बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 15 मिनट के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करता। इन दोनों माइंडसेट के अकॉर्डिंग मैं जहां पर काम करने की कोशिश करता, इन दोनों माइंडसेट में से किसी भी एक माइंडसेट को लेकर। बट अगर हमारा माइंडसेट लॉन्ग टर्म का है, चाहे वो टीवीओ टेक में हो चाहे आधार हाउसिंग में हो, फिर तो हम वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहां पर बाय होल्ड एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी को यूज करना पड़ता है। और अगर हम सोचते हैं कि हमें तो 5 साल 10 साल इस शेयर को स्टॉक को छोड़ के भूल जाना है, तो वहां पर तो लिस्टिंग स्ट्रेटेजी का कोई मोटो ही नहीं रह जाता, फिर तो वो कहीं मर्जी लिस्ट होता रहे, हमारे लिए वो वैल्यूएबल ही नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की, तो अगर हम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव देखते हैं तो आधार हाउसिंग फाइनेंस काफी अच्छा होने वाला है एज कम्पेयर टू टीवीओ टेक का आईपीओ। बट अगर मैं लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं तो इसमें भी अगर ऑलमोस्ट 20% के नीचे का लिस्टिंग देखने को मिलता, तो वहां पर तो मैं इसे इमीडिएटली बुक करने की कोशिश करूंगा पूरा का पूरा, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता ये आईपीओ कहाँ जा रहा है। अगर 20% से ज्यादा का होता है तो वहां पर 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करके बाकी 50% क्वांटिटी को पहले 1 घंटे के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। ये मेरी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी। और उसी के साथ साथ अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट जब भी होता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ हमेशा म्यूचुअल फंड को प्रेफर करता हूँ, और मैं म्यूचुअल फंड में ही अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो लेकर चलता हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। बट कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, हमारी नॉर्मली बात होती है कि 2220 हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है, क्योंकि ये 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है। मार्केट खुलती है हमारे रेजिस्टेंस से 30 पॉइंट नीचे से ही रिवर्स ले जाती है, जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, और वहां पर हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की मूव मिल चुकी थी अगर हमारी एंट्री हुई है। और उसके बाद जहां से बाउंस आता है और हमारे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाती है मार्केट, अगर हमारी जहां पर फिर से पुट में एंट्री हुई है, क्योंकि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, तो हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर 1 घंटा सस्टेन हुआ, हमें मौका भी मिला, बट जहां पर अभी तक मूव नहीं आई थी, तो वहां पर हमें इस एंट्री में ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, तो वहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। बट हाँ, आज के दिन हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपरली कोई ट्रेड नहीं बनी, और वैसे भी कहा था कि ट्यूसडे इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है, तो वहां पर अगर हमें काम भी करना है तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ करना पड़ेगा। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो 22,220 अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। इंपॉर्टेंट होगा अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करते तो हमें ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। सिमिलरली अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 22,080 से 100 की रेंज हमारे लिए इमीडिएट मेजर सपोर्ट रहने वाली है। अगर इसके नीचे मार्केट जाती है और आधा घंटा सस्टेन करते तो हमें नीचे की साइड
21,930 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है, हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाय चांस अगर हमारे डायरेक्शन के ऑपोजिट मार्केट डायरेक्शन पकड़ते तो वहां पर हमें मेजर लॉसेस ना हो। और उसी के साथ साथ जितनी भी चीजें हमने जहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करी है, हमने सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है। किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।